बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। जी, तो अब सबसे पहले एक नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। कठपुतली राज का खात्मा, जमहूरियत बहाल करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। गैर एलानिया मार्शल लॉ है हजूम, अब इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी का रुख करे फजलुर रहमान। सियासत में मुदाखलत बंद होगी तो सबको नजर आ जाएगा कमर ज़मान कायरा। हम भी यही चाहते हैं, सियासत में फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, एहसन इकबाल। और बहुत हो गया, लाहौर में अब कूड़ा नजर ना आए, बर्दाश्त नहीं करूंगा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। जी नाजरीन, ये तो थी टॉप स्टोरीज। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं ज़ेबा नाज़ साहिबा, जो कि मुस्लिम लीग काफ से हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। मैम, आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप अपनी सुबह का दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? सुबह हम क्योंकि सियासी लोग हैं, हम अपने सुबह ब्रेकफास्ट जो भी हमारा टाइम होता है, जी, जी। 10 बजे उठें, 11 बजे उठें, तो उठते सार मैंने सबसे पहले न्यूज़ देखनी होती है, जी। अखबारें पढ़नी होती है। उसमें हमने देखना होता है कि भाई दुनिया किस तरफ जा रही है। लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने छोड़ दिए हैं, वो कहते हैं यहाँ पे तो हंगामे ही हंगामे, और क्यों सुबह सुबह हैपर होना है। इस वजह से हम तो ज़रूर अपनी रूटीन को उसी तरीके से एक मैनेज करके चलाते हैं। न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर कोई ना कोई लोग आए होते हैं किन्हीं के मसाइल मसूल सुनने के लिए, हम उसी से आगाज़ करते हैं। लोगों की खिदमत के लिए हम रवा दवा हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी आए उसको मायूस ना भेजा जाए, और मायूसी उसकी सुन के कोशिश करते हैं कि उनको हल किया जाए। जैसे कि हमारा सुबह उठते ही हमने ये करना होता है कि भी हमने ब्रेकफास्ट के बाद लोगों के जी, आप यानी जिरगा टाइप आप बुलाते हैं और बैठाते हैं। जी। और हमारे उठते सारे लोग बहुत सारे आए होते हैं, क्योंकि जैसा दौर जा रहा है, जैसी महंगाई जा रही है, जिस तरीके का कोरोना का सिस्टम जा रहा है, आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब है, और हम लोग सुकून से सो नहीं सकते, क्योंकि हमें परेशानी होती है, हमें टेंशन होती है कि बेचारे वो लोग जो कोरोना की वजह से, जो महंगाई की वजह से, और जो इस हालातों में वक़्त गुजार रहे हैं, उनके साथ कैसा वक़्त गुजारना है। और हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ उनकी खुशी में खुशी और उनके गम में शरीक होके अच्छे तरीके से उनको भी पार्टिसिपेट किया जाए और उनको भी साथ लेके चला जाए। जी, तो मैडम, मैं सबसे पहले, क्योंकि सुबह का वक्त है, आपको हाल ही में पता होगा मशवा किया हुआ, जिसकी आड़ में सियासत करने की बहुत बुरी कोशिश की गई, जिससे मुल्क के हालात को खराब किया जा सकता था। जी, आप क्या देखती हैं, जितने भी सियासतदान अपोजिशन हमारे हैं, क्या ये पाकिस्तान के मफाद में कर रहे थे या अपने ज़ाती मफाद में पाकिस्तान को बदहाली की तरफ लेके जा रहे थे? देखें, सबसे पहले अफसोसनाक ये हादसा था। मैं बहुत भरपूर मजम्मत करती हूँ कि ऐसे लोगों को खुदा माफ़ नहीं करता, और मैं कहती हूँ अगर मेरा बस चलता, जिसने इतना घिनौना ये काम किया है, मैं खुद उसको सज़ा देती, सरेआम उसके साथ वो हाल करती, उसको कटहरे में खड़ा करके उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता कि वो कभी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी बदमाशी करने से और ऐसी दहशतगर्दी करने से वो खौफज़दा होता। लेकिन क्योंकि हमारी पूरी हुकूमत भी और हमारे जितना माशरा है, वो इस चीज़ को सियासत की तरफ ले गया। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत चमकाने की इस में कोशिश की, बेनज़ीर मरियम नवाज साहिबा ने अपनी सियासत चमकाई। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि मुझे बताएं कि वहाँ पे स्पीच करने का कोई ढंग बनता था, वहाँ पे गम में शरीक होने का मतलब था कि आप उनको कुछ
डिलीवर करते। आप उनके पास गए हैं, आप उनके पास 7 ख़वातीन सिर्फ रह गई जो कि जनाजे को कंधा देने के लिए भी उनके पास मर्द नहीं बचा। आप उनके दुख में शामिल होते, आपको ये पता होता कि इनके दिलों पे क्या बीत रही है। आपने वहाँ पे सियासत खेली, आपने वहाँ पे जाके अपने 2 लुकमे बोले, 2 अल्फाज बोले, और वो भी आपने इमरान खान साहब को निशाने पे टारगेट रखा। आपने ये नहीं सोचा कि आप कौन सी जगह पे खड़ी हैं और वहाँ पे आपने जाके किया क्या। आपने जाके रात को महफिल मौसीकी सुनी और वहाँ पे रात एंजॉय किया, आपने डांस देखे वहाँ पे, और वहाँ पे आपका क्या दर्द। मैम ये तो अंदरूनी कहानी, ये तो कहीं मंजरे आम पे नहीं। जी बिल्कुल अंदरूनी कहानी नहीं है, ये मंजरे आम पर है। ये उसी रात का वाकया है जिस रात ये वहाँ स्टे किया इन्होंने, और उस अफसोस के बाद इन्होंने महफिल मौसीकी पे जाके रात गुजारी, और इन्होंने इनके बहुत सारे। लेकिन मैम जराये के मुताबिक तो मरियम नवाज भी और बिलावल साहब भी आप दीदा हो गए थे, उनके दुख में गम में शरीक हुए। वो स्टोरी कहानी है, ये ड्रामेबाज लोग हैं। ये बिलावल साहब ने भी ड्रामेबाजी की, वो भी जाके बड़े शहीदों के गम में उनको अपनी माँ का वक़्त याद आया, उनको अपने बाप का वक़्त याद आया, उनको अपने साथ जो उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई वो याद आ गई वहाँ पे। लेकिन उन्होंने उसका अमल दखल, उसका रिटर्न क्या किया कि उन्होंने 1 रुपए की इमदाद का वहाँ पे इजहार नहीं किया। उनको चाहिए था वो 40-40 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करके जाते कि यहाँ पे जो बेवा हुई हैं, जहाँ पे जो बच्चे यतीम हो गए हैं, यहाँ पे जो इनके हालात हैं, उनके ऊपर हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं और हम अनाउंस करते हैं और आपको देंगे। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा के साथ पास पैसा नहीं है, पूरी दुनिया को। पर हजारा बरादरी का मैम, उनका तो ये मौके पे नहीं था, उनका तो ये डिमांड थी कि इमरान खान साहब आएंगे फिर हम तदफीन करेंगे, और इमरान खान साहब ने कह भी दिया था कि आप लोग मुझे ब्लैकमेल ना करें। इस बात को बहुत लेके इमरान खान साहब को बेहिस भी कहा गया। आप ये बताइए ना कि मैं उसी तरफ आ रही हूँ, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, लेकिन बेहिस लोगों की मैं स्टोरी जरूर बताना चाह रही हूँ आपको कि इन लोगों के मरकज क्या थे, इन लोगों की वहां पे खड़े होके डिस्कस करने का मकसद क्या था। थ्रेट करना था सिर्फ पीटीआई को, जी सिर्फ उस पार्टी को जो अभी इन चोर लुटेरों से, इनके मसले मसाइलों, इनके करप्शन शुदा पाकिस्तान जो चोर लुटेरे डाकू हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। वो लूट के बाहर चले गए और सुकून से अब मुल्कों में जाके, मुख्तलिफ होटलों में जाके पिज़्ज़े खा रहे हैं, मुख्तलिफ जाके कॉफ़ी शॉपों में बर्गर खाए जा रहे हैं। ऐसे बीमार लोग हैं वो वहाँ पे, उनको डॉक्टर रेफर क्या करते हैं। ऐसे मकार लोग, झूठ बोलने वाले लोग, वो दूसरे का मुस्तकबिल क्या सोचते हैं। मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पे जो अय्याशी की, वहाँ पे जो उनके माहौल थे वो तौबा के काबिल थे। इंसान को मरना याद होना चाहिए कि आप वहाँ पे अगर अफसोस करने गई हैं, वहाँ पे अफसोस करते, वहाँ पे उनको कुछ डिलीवर करते और वापस आ जाते। मैम देखें कि नून लीग पार्टी के जो तर्जमान हैं उन्होंने बारहा ये कहा है कि हमने पहले एक्शन नहीं लिया। जब ये धरना जो है ये 3 से 4 रोज पे गया तो हमने तब एक्शन लिया कि इमरान खान साहब को होश दिलाने की कोशिश की कि वो आएँ और कुछ करें, क्योंकि उनको शहीदों का खून पुकार है। लेकिन आप ये भी देखें कि नवाज शरीफ साहब ने भी इस पे ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि जो इमरान खान साहब हैं ये बेहिस है, ये लालची है और इसको कोई नहीं है, ये जालिम हुक्मरान है। तो जब आप ये बात करिए कि मरीम नवाज साहिबा ने ऐसा किया, क्योंकि मंजर आम पे ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है ना ही, और मीडिया ने भी यही किरदार अदा किया कि अगर मैं देखूं कि मनफी जो सियासत को फ़रोग दिया वो मीडिया ने भी दिया। इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना मीडिया के काफ़ी ऐसे एंकर्स हैं जिनका मैंने शोज़ देखे निजी, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा कि वो फादर ऑफ द स्टेट हैं, रियासत के हैं इमरान खान साहब। वो अगर जाएंगे तो इतना तो हर कोई बैठ जाएगा लेके कि हम तदफीन नहीं करेंगे, आप आए। यही बात करना चाहती हूँ कि ये कोई तरीका कार नहीं होता जी कि पूरी दुनिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। पूरी दुनिया के वज़रा जो एक हुक्मरान होते हैं वो सिर्फ बैठ के सजेशन देते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनके दुख में शरीक होते हैं और इजहार ख्यालात करते हैं। वो कभी भी किसी की मरग पे किसी भी ऐसा वाक़या हो वो खुद नहीं जाते। लेकिन ये इनका ब्लैकमेल करने का प्रोपेगेंडा था
اور یہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ڈاؤٹ تھا، کیوں کہ یہ ان کے حق میں تھوڑی بول رہے تھے، یہ ان جو وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے دکھ میں تھوڑی بات کر رہے تھے، یہ تو اپنی کرسی کو رو رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، یہ تو اپنے آپ کے لیے رو رہے تھے، بلاول صاحب بھی اپنے لیے رو رہے تھے، مریم نواز صاحبہ بھی اپنے لیے رو رہی تھی، اور یہ ٹویٹ کرنا اور یہ ان کے یہ مسئلے مسائل، یہ تو آپ مگرمچھ کے آنسو ہیں، ان کی کسی بات پہ یقین کرنا تو ہم بلیو نہیں کر سکتے کہ یہ ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات کو یہ سیاست کی نظر میں رکھتے ہیں، اور ان کا سیاست کے علاوہ یا ابو بچائے مہم کے علاوہ، پیسہ بچاؤ مہم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میڈم آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی بے حسی وہیں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ جب نواز شریف کی والدہ جو ہیں وہ وفات پا گئی تھی، وہ یہاں نہیں آئے انہیں دفنانے کے لیے، بس باہر سے ان کو یہاں روانہ کر دیا، بالکل، اور یہی بیٹی مریم نواز کہتی ہیں کہ آپ بھیج دیں۔ اب یہی سیاست کو چمکانے کے لیے سانحہ مچ میں شامل ہو گئی، افسوس کے لیے کہ جی وزیر اعظم نہیں پہنچے، وہ بے حس ہے، یہ اپنے لوگوں کے لیے بے حس ثابت ہوئی ہیں، اور یہاں جو سانحہ مچ وہ بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اس کو انہوں نے کس طرح سے یوز کیا، اس کا مطلب ان کا کہیں پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ سانحہ مچ کو جو انہوں نے تماشا بنا دیا تھا، انہوں نے سیاسی مرکز بنا دیا تھا، انہوں نے جو وہاں پہ جا کے اپنی حرکات دی، وہ سانحہ مچ والے ابھی جو ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا خدا را ہمیں سیاسی منظر نہ بنائے، ہمارے پہ سیاست نہ چلائے، کہ ہماری جو ہوئی ہیں نواز شریف کی والدہ، آپ سیاست میں نہ لے کے جائیں، وہ احساس ہے، وہ اپنی طرف بات آ گئی نا۔ دیکھیں ابھی کچھ دنوں پہلے بلاول صاحب کی بہن کی منگنی تھی، انگیجمنٹ تھی، تو وہاں پہ شرط لگائی گئی تھی کہ کرونا کے ٹیسٹ اور پوری اس کی پروفائل ساتھ لے کے جو آئے، ورنہ کوئی فنکشن میں نہ آئے، اپنی طرف بات آئے تو ان کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے۔ اگر دوسری یہ عوام تو ان کے لیے کتے بلی ہیں، بھیڑیے ہیں، ان کو تو کسی چیز کا خیال ہی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہے، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے، لیکن وہ کیونکہ غریب عوام تھوڑے سے پیسے کے لیے بک جاتی ہے۔ جو حالات پاکستان کے گزر رہے ہیں، مجھے یہ دیکھیں کہ آپ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ٹماٹر آپ دیکھیں، خرد نوش کی جتنی بھی چیزیں ہیں تقریباً، چینی دیکھ لیں، مہنگائی کا جو جن ہے یہ دن بدن عمران خان مہنگائی کی طرف باہر آنا شروع ہو گیا۔ مہنگائی کی طرف میں ابھی آئیں گے آپ کی جانب، لیکن میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہزارہ برادری پر حملوں کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کتنے شہید ہوئے، یہ سلسلہ کس طریقے سے آگے پروان چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ 2002 سے حملوں کا آغاز ہوا ہزارہ برادری پر، اس کے بعد ہزارہ برادری پر 18 سال میں 80 حملے ہوئے، اور 80 حملوں میں 1600 شہید ہوئے۔ تو اب یہ المیہ ہے ہمارا کہ آج 2021 میں یہ جو واقعے کے اوپر یہ جو سیاست کی جا رہی ہے، ان لوگوں نے ابھی تک یہ دیکھا نہیں کہ سابقہ حکومتوں میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، اور آپ لوگ تب بھی کچھ نہیں کر پائے اور اب بھی کچھ نہیں کر پائے۔ یہ ہزارہ برادری صرف ایک آپ فادر آف دی اسٹیٹ کو آپ لوگوں نے نشانہ بنایا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی تک ٹیررزم پاکستان سے گیا نہیں، اور اس طرح کی اموات شہید شہداء ہمارے پاس ہیں۔ تو پلیز ہماری حکومت سے بھی یہی درخواست ہے، اپوزیشن پارٹیز سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس طرف چلیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کو، ان حملوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں اور اس کو ختم کریں، نہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ تو میڈم ابھی آپ سے ہم بات کرنے جا رہے تھے مہنگائی پہ، ابھی آپ نے خود بھی بولا کہ مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے بجلی پہ بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہی فیصلہ ہوا ہے کہ بجلی پھر سے مہنگی کر دی جائے گی۔ اب یہ سردی کا وقت ہے اور لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، اس پہ بھی بڑی سیاست ہوئی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ گھی بھی 50 روپے 55 روپے مہنگا ہو گیا ہے جی، بجلی کو بھی انہوں نے مہنگا کر دیا جی، چینی کے ریٹ آپ دیکھیں جو 100 روپے سے پھر بڑھ گئے ہیں، حالانکہ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے مبارکباد دی تھی اپنی انتظامیہ کو کہ آپ نے چینی کے ریٹ کم کر دی، 20 روپے کمی لے آئے ہیں، تو میں آپ دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ چینی کے ریٹ فٹافٹ 100 روپے زیادہ ہو گیا ہے، گھی کا ریٹ 55 سے 50 روپے وہ بڑھ گیا ہے، اسی طرح سبزیاں، دالیں اور مختلف وہ چیزیں، ایسی چیزیں جو گھروں میں روزانہ کی یوز ہوتی ہے، وہ دن دگنی رات چگنی، رات ترقی ہو رہی ہے ان کی، اور بجلی جو ہے وہ لوگ لائٹ سے
बेजार है और बिल जो है वो इस कदर आ रहे हैं। गैस कभी कभार आती है जो विजिटर के तौर पे कभी कभार विजिट करती है और बिल जो है वो इतने भरपूर आते हैं। इमरान खान से खुदारा हम आवाम को रिलीफ दें और जीने दें और जीने का हक दो। तन्हाई बढ़ नहीं रही, बेरोजगारी इस कदर, लेकिन मैम आप ये देखिए कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हाल ही में बयान दिया है कि मईशत जो है वो ट्रैक पे आ गई है, पीडीएम जो है वो अपना एनआरओ भूल जाए। जी बिल्कुल। तो कैसे ट्रैक पे आ गई अगर बेरोजगारी ही नहीं खत्म हुई? मुझे बताएं कि वो लोग जो इतनी बुराई, इतनी करप्शन और इतनी महंगाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुदारा कहाँ जाए? मुझे ये बताएं कि बुज़दार साहब के कहने से काम हल हो गए हैं? मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं हुआ, बजाय कि महंगाई और तूल पकड़ गई है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। आपने 2.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान साहब ने और बुज़दार साहब ने और उनकी टीम ने आज तक कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। हम इत्तेहादी हैं, हम आपके साथ चलते हैं, हमने आपके साथ चलने का वादा किया है, लेकिन खुदारा अवाम हमारे गिरोबान तक आती है और पूछती है कि आप इत्तेहादी हैं, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? और हम फिर उनको कहते हैं कि हमने अपने दौरे हुकूमत में चीनी भी सस्ती, आटा भी सस्ता और किसानों के लिए जो बेहतरीन तजवीज़ होती थी वो डिलीवर करते थे और वहाँ से गंदम जो बनती थी वो सस्ते भाव बिकती थी और गन्ने का जो रेट था वो भी सस्ता था। आज तक नहीं लगता कि सारा का सारा इल्जाम अकेली साहब ये जो हमारी हुकूमत है इन पे डाल देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे पहले साबका हुकूमतें भी आई जिन्होंने इसी तरह महंगाई का दौर चलता जा रहा था। उस टाइम पे भी महंगाई हुई है लेकिन महसूस नहीं करवाया गया था। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने आवाम को इतना फीट पे रखा हुआ था और पीछे से चोरी होती जाती थी, यानी कि करप्शन का बाजार भी गर्म था ना। बिल्कुल। की वजह से अब हमें लगता है कि हमें पीटीआई को अकेले टारगेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, अब मैं अकेले किसी को नॉमिनेट कर नहीं रही हूँ। मैंने तो ये कहा है कि जितनी भी हुकूमतें पहले भी आई हैं जो अब भी है, इन्होंने पाकिस्तान का कुछ नहीं सोचा। पाकिस्तान को हर बंदे ने निशाने पर रख के इसको लूटने की कोशिश की है और पाकिस्तान को लूटा गया है और मशहद पाकिस्तान की 0/0 हो गई है। गरीब से गरीब तर होता गया, अमीर से अमीर तर होता गया। ये गुर्बत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक देखे। मेरी एक बात, इमरान खान साहब ने कहा मैं मदीना रियासत बनाना चाहता हूँ। क्या मदीने रियासत ऐसे होती है कि कोरोना के पेशेंट जो है वो भूख से मर रहे हैं, गुर्बत इस कदर ज्यादा है? आपने उनको कभी पूछा है? आपने क्या जाना है? आपके बुजुर्ग नहीं पूछते, कोई जाके पूछा है? किसी ने दरवाजा नॉक किया कभी? आप घर में खाते सो रहे कि भूखे हैं? मदीने की रियासत कहना ये आसान काम नहीं है, उस पे एप्लीमेंट देना भी काम था, लेकिन ये चीज आपकी हुकूमत 0% रही और आवाम भूख से मरती हुई। तो आप ये बताएं ना मैडम, देखें ला कानून तभी होती है जब तालिबान हाथ से बचे। यहाँ तो इमरान खान की पॉलिसी ऐसी है कि आवाम से मुतमईन नहीं होती और उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करती, या फिर हमारी हुकूमत ही नहीं है। आप ये बताएं कि आवाम की गलती है या हुक्मरान की गलती है? देखिए हुकूमत आवाम ने तो बड़ा मेंटेन दिया था। आप ये देखें ना, इत्तेमाद करके इमरान खान साहब को वोट दिया था कि ये वो मसीहा हैं जो कंटेनर पे खड़े होके ये कहते हैं कि जब मैं आऊंगा मेरी कबीना में लोग होंगे वो नए होंगे, वो बच्चे होंगे पढ़े लिखे जो नौकरियों से बेजार लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। मैं उनको दूंगा जो नए लोग होंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। इमरान खान साहब आपने वही काम किया, आपने अली बाबा चाली चोरों की टीमें बनाई, वो चोर लुटेरे डाकू जो पीपल्स पार्टी लीग और मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों से रिलेटेड थे जिनको आपने बना लिया। क्या आपको वो भूल गए? आपको वो लोग भूल गए? आपने लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जो पुराने सियासतदान थे, आपने उनसे मशवरा भी करना पसंद किया। आप चौधरी परवेज साहब को पंजाब में लेके आते, मैम फिर उनकी बिग पाकिस्तान पंजाब कैसे सरवाइव करता है? आप बुज़दार साहब को लेके आ गए जिनको अल्फाबेट नहीं आता था, जिनको सियासत का पता नहीं था। आपने
ہم آپ کے اتحادی ہیں. میڈم دیکھیں میں آپ سے اتحاد نہیں کرتی اس معاملے میں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی پارٹی میں جو کرپشن کے بندوں کا نام آ رہا تھا انہوں نے احتساب کروایا، سارے ثبوت پیش کی، اور جو اس طرح کے غلط ثابت ہوئے ان کو وزیر اعظم نے ہٹا بھی دیا. تو پھر میری بات کو ہٹانے کے بعد میں 2 مہینے بعد یو ٹرن بھی لے لیا. پھر آپ کو پہلے دفعہ جب آپ انکوائری کرتے ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا اس بندے کا کرپشن ہے، آپ اس کو کیوں لے کے آئے؟ پھر 2 مہینے بعد کرپشن ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اسی کو دوبارہ پھر بڑی سطح پہ لگا دیتے ہیں. عدالت سے اپنے جو ہے اپنے سرخرو کا نوٹس لائیں گے تو ظاہری بات ہے وزیر اعظم نے اسی. دیکھیں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، پاکستان کو چلا رہے ہیں. پاکستان وزیر اعظم اتنا ڈگ دماغ، اتنا بے وقوف نہیں ہوتا، وہ ایک پورے نظام کو چلا رہے ہیں. میرے خیال سے ان کو ابھی تک یہ یقین نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے اس بات پہ تو اتفاق کیا ہے کہ پہلا ایکسپیرینس، مجھے نہیں پتا کہ حکومت اس طرح چلانی ہے. ایکسپیرینس تو ان کا پہلا ہی، انہوں نے خود اعتراف کیا. پرویز صاحب سے مشورہ کرتے، شجاع صاحب سے مشورہ کرتے، انہوں نے بیان دیا. آپ یہی بیان کر رہی ہیں نا، پرویز الہی صاحب نے بیان دیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے. کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں ان کی پارٹی سے. ہم ان کے انائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی چلیں گے، لیکن جہاں پہ غلط ہوگا وہاں پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم اس پہ مظاہرے بھی کرتے ہیں، ہم اس پہ اتحاد ہونے کے باوجود ہم اس پہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں. اور جہاں تک ترقی یافتہ کاموں کا، ہم نے 122 اور زیادہ ڈیولپ کی. مجھے بتائیں ہاسپٹل جو بنے ہیں، جو اور مختلف ایسے جگہ ہیں جہاں پہ عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ہم نے وہاں پہ جا کے ان کی مدد کی ہے اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اتحاد اپنی جگہ پہ، لیکن شجاع صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے بڑا کام کیا اور آج کام کر رہے ہیں. اور وہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ جو دور حکومت میں انہوں نے کام کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیے. کل ہی بھی کیا نام ہے ڈی جی آئی ایس پی بابر افتخار نے بھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے بارہا یہی کہا کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہے پاکستان کی جو سیاست ہے یا سیاستدانوں کے معاملات میں. جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اور شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا کہ آپ لوگوں کی اگر ہمت ہے، اپوزیشن کو کہا کہ آپ پنڈی پہ آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی بھی اپوزیشن پارٹی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تو فوج نے بھی تصدیق کر دیا ہے، آپ ڈی جی آئی ایس پی آر نے. تو اب ان کو صلاح عمل اپنا اپنانا چاہیے پی ڈی ایم کو کہ ان کی تحقیق ہے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے. اپنے استعفے نہیں دیے، اپنی زبان سے یہ بھی تو دیکھیں نا کی بات تھی وہ بھی نہیں دی. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں یہ جو پی ڈی ایم کے جو مسئلے تھے نا، اب وہ ضمنی میں بھی الیکشن سینیٹر میں بھی لے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو دھوم مچا رکھی تھی نا کہ یہ آج گئی حکومت، کل گئی حکومت، دسمبر میں گئی، جنوری میں گئی، حکومت گئی اور یہ، لیکن صرف یہ واضح ضرور ہے پی ڈی ایم کی جو آواز ہے وہ قوم کی آواز نہیں تھی، وہ ان کی آواز تھی. اور یہ سارے چور لٹیرے جو ان کو نیب زدہ ہیں، جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے، اور وہ مریم نواز ہے، بلاول بھٹو ہوں، وہ مختلف مولانا فضل الرحمان ہوں، باقی بھی جو چو چو کرتی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. اور لیکن ان کا نہ کبھی نام سنا ہے، نہ کبھی ان کا نام آیا ہے. اور لیکن ہے وہ کہتے ہیں ہم 11 ستارے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں پہلے زمانے میں 9 ستارے ہوتے تھے. پہلے زمانے میں جو پہلے 9 ستارے ہوتے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب محمود ہوتے تھے، اور اب یہ 11 ستارے تو ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے سربراہ بن گئے ہیں. کہنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو وہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے جس کے وہ پیرا نہ دے سکے. نواز صاحبہ آپ یا پار کرنے کی بات کرتی تھی اور خود بھی وہ آرمی ہو گئی اور آرمی ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ بار بار راولپنڈی جانے کی بات کرتے ہیں اور فوج کے خلاف دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ کہاں سے ان کو یہ لائنیں
मिल रही हैं। मैं तो सीधी बात करती हूँ, ये भारतीय लहर में कहूंगी, क्योंकि अपनी फौज के खिलाफ तो कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। नहीं तो आप ही देखिए ना कि कोई बात नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के बात करते हैं, और मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बात करते हैं। पार्टी का कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो अपना और चल रहे हैं जी। मैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले ही कह दिया था कि ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और सेनेटर इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो फिर ये देखे ना, आवाम देख रही है कि ये अपोजिशन क्या कर रही है और हुकूमत क्या कर रही है। और हुकूमत को मैं सिर्फ एक बात समझाना चाहती हूँ कि आप हमारी जमात चौधरी परवेज लाई साहब, हम उनके अलाई हैं, हम ये चाहते हैं कि आपके साथ 5 साल पूरे करें, लेकिन जो आपके लक्षण है ना, जो आपके किरदार हैं, वो मुल्क को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। वक्त जब तक इसको बेहतर नहीं करेंगे, मुल्क में ना अमनो अमान होगा और ना चोरी चुकारी खत्म होगी, और ना ही ये जो गुर्बत जो डेरे डाल रखे हैं इसको खत्म करने के लिए इमरान खान साहब आपका किरदार बेहतर होना चाहिए। जी, इमरान खान साहब से तो यही मुतालबा है कि अपनी आवाम के मुतालबा आप देखें और इनको। जी ज़ेबा नाज़ साहिबा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी इसमें क्या कितना किरदार अदा करेगी? आप लोग इलेक्ट हो सकेंगे? क्या आप लोगों की भी लाहे अमल है आगे का? बिल्कुल, हमारी पार्टी भरपूर तैयारी कर रही है। पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो रहे हैं, और आप टीवी में अखबारात में भी आप देखते होंगे कि डे टू डे बड़े बड़े बुर्ज जो हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाज़म भी रहे और चेयरमैन भी रहे, वो परवेज अली साहब से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे वो कह रहे हैं जी हमें नॉमिनेट करें। फिर उनको बता दिया जाता है कि आपको ज़िले का लड़ना है, काउंसलर का लड़ना है, चेयरमैन का लड़ना है, कि वो आप तैयारी करें। तो इसलिए मुस्लिम लीग काफ की भरपूर तैयारी है, और मुझे उम्मीद है कि चौधरी शुजा हुसैन, चौधरी परवेज अली की क़यादत में इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, क्योंकि हमने लोगों को डिलीवर किया है, हमने लोगों की मदद की है, हमने लोगों को साथ लेके चले हैं, और आवाम हमारा नाम आज भी अच्छे अल्फाजों में याद करती है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे। ठीक हो गया मैडम। आप ये देखें कि अभी भारत और बांग्लादेश के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बताया कि बरामदात का जो है वो पाकिस्तान जो है उनसे कम रही है पाकिस्तान से, किनकी भारत की और बांग्लादेश की। और उन्होंने इजहार मसरत भी किया है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि कोरोना वायरस भी है, तालीमी इदारे अभी खुलने जा रहे हैं, मईशत पहले स्टेबल नहीं है। बरामदात पे इमरान खान साहब ने जो है इजहार मसरत की है। तो आप ये देखें कि ये बताएं ना हमें कि किस हद तक इमरान खान साहब बरामदात के जरिए मईशत को स्टेबल कर लेंगे। मैं जो एक बात करना चाहती हूँ आपसे कि सबसे पहले तो ये कोरोना वायरस दुनिया में जहाँ जहाँ भी फैला है वहाँ तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में भी इसके तासुर बहुत ज़्यादा मुरब्बत किए। अभी तक जो मेरी इतला के मुताबिक आज भी 45 लोग जो है वो लुकमा अजर बने इस कोरोना वायरस की वजह से। मेरी समझ में एक बात नहीं समझ आ रही कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों में शौर था वो उजागर नहीं हो सका। लोगों ने ना मास्क पहनना शुरू किया, ना सैनिटाइजर यूज़ किया। आप कहीं भी भीड़ में चले जाए, कोई SOP का ध्यान नहीं कर रहा। और मैं तो ये अल्लाह पे ही सारी बात है कि अल्लाह ताला सबको, हुकूमत ने कोशिश की है, हम भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अवामो नास इस दफ़ा इस चीज़ को बड़ा इजी ले रहे हैं। लेकिन मैडम ये भी सुनने में आया इमरान खान साहब की जी कि उन्होंने ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पूरी दुनिया एक वो कहते शिकंजे में आ गई है जी। ये नहीं समझ आ रही कि बनेगा क्या जी। अगर इंडिया का और पाकिस्तान का, या जिसकी आपने बात की थोड़ी देर पहले बांग्लादेश का बांग्लादेश, मुझे बताएं इन बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो निज़ाम चल रहा था, पहले जो इनका बिजनेस जो चल रहा था आपस में, वो एक अच्छी सतह पे चल रहा था जी। लेकिन इनके मुआहदे अब किसने करने शुरू किए हैं? जहाँ पे देखे सऊदी अरब में हमने बगाड़ ली,
चाइना से सऊदी अरब ने हमसे बिगाड़ी, हमने तो उनसे बिगाड़ी नहीं ना। वो तो चाहते हैं हम चाइना के साथ ना ताल्लुकात रखें। देखिए हमारी तो सबके साथ दोस्ती थी जी, ना, और अभी भी है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम सबके साथ मिलजुल के चलें जी। लेकिन अगर कोई हमारे साथ शरायत करता है तो फिर हमें भी उसके साथ एक लिमिट में रह के उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। मईशत को बेहतर करने के लिए आपको कुछ पाना और कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। जब आप अपनी तरफ देखेंगे कि सब कुछ आ जाए और दूसरे को डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर वो आपसे नाता तोड़ देगा। तो इसलिए ये सारी बातों के लिए आपको टीम वर्क करना चाहिए। टीम वर्क इतना अच्छा और मजबूत होना चाहिए और उसके ऊपर फॉलोइंग होनी चाहिए कि क्या इस टीम ने, जिसने ये बिजनेस चलाना है, जिसने डिलीवर करना है, उसके साथ खुद भी निगरानी की जाए कि क्या ये सिस्टम सही चल रहा है। जी। क्योंकि सब तो लोग वो अपनी पॉकेट भरने के चक्कर में बैठे हुए हैं। मदीने रियासत का एक बंदा नेक हो तो पूरी दुनिया करप्शन कर रही हो तो उससे मुल्क नहीं चलते। बिल्कुल। एक बंदे के नेक होने से उसकी नेकी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नेकी कर रहा है तो अल्लाह उसको और नेकी की हिदायत दे। लेकिन इतनी करोड़ों की जो आबादी है इसमें मैंने देखा है करप्शन ज्यादा बढ़ी है। इसमें देखा है चोरी, चुकारी, डकैती, कत्ल, करप्शन इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब कवर करना मुश्किल हो रहा है। मैडम जिस तरह से देखें कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बहुत हो गया लाहौर में, अब पूरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हाल ही में देखा कि कोरोना भी चल रहा है, स्मोक का भी राज है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, सफाई का नाकिस निज़ाम देखने को आ रहा है। तो अब ये क्या चाह रहे हैं, बीमारियां इससे लातदाद और लग रही हैं आवाम में। मैं इनसे पहले कोरोना नहीं संभाला जा रहा। जी बिल्कुल। तो अब इनसे ये कैसे ये इसको कवर अप करेंगे। जी मैं वही उसी की बात करने लगी हूँ। 2.5 साल में मैंने जहाँ जहाँ देखा है कोरोना के बावजूद भी कचरे की जो कसर बीमारी यहाँ से जो बचता है ना, वो दमे की, वो ऐसी ऐसी बीमारी उस कचरे से पैदा हो रही है जो लोगों के घरों के बाहर ढेर लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं, आप अपने घरों में गंदगी बर्दाश्त करते हैं? आपने 20-20, 100-100 मुलाजिम रखे हुए हैं। आपको इसका अंदाजा है अगर किचन को एक दिन साफ ना किया जाए दूसरे दिन किचन में खड़े नहीं हो सकते। आपको पाकिस्तान का कचरा कौन सी टीम के सुपुर्द किया, कौन से वज़रा को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं आपने ना उनकी डिमांडें पूरी की, ना कचरा उठाया गया। 2.5 साल में पाकिस्तान की हर जगह को ले लें आप, कचरे से भरी हुई हैं। और बीमारियां हॉस्पिटलों में जितना भी आप देखें, दमे की शिकायत, खारिश की शिकायत, बीमारियों की शिकायत, नज़ले ज़ुकाम की शिकायत, वो इस गंदगी की वजह से है। और हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो मदीना रियासत चला रहे हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये उस्मान बुज़दार साहब को आप किस कदर समझाते हैं कि आपकी बात की या तो वैल्यू नहीं है, या अगर है तो फिर ये मानते नहीं है। अगर ये मानते हैं तो आगे डिलीवर नहीं करते, अगर डिलीवर करते हैं तो फिर कौन सा अमला है जो आपकी बात पे यकीन नहीं करता और ये काम नहीं हो रहे। देखिए मैडम, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि अवाम जो है ना कि यकजहती के साथ चले तो बेहतर है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद तो नहीं आएंगे और आके इनके घरों से जो ये बाहर फेंक देते हैं सड़कों पे कूड़ा, उसको उठाएं। आप ये देखिए कि हमारी आवाम भी डिसिप्लिन में नहीं है। देखिए ये सारी उम्र इसी तरह ही चलता रहा है और हुकूमतें इसको मैनेज करती हैं। तो शौर देना मैडम, आवाम में शौर है, इनकी जो टीम है उसको शौर नहीं है। इनकी जो टीम वर्क है ये वो नालायक लोग हैं, उनको चाहिए कि वो डिसिप्लिन पैदा करें, वो बताएं लोगों को। वो तो एसी और गाड़ियों में फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरते, उनको क्या पता चलता है कि आवाम किस क्रूशियल हालात से गुजर रही है। कि कभी इन रोडों पे, गलियों, बाजारों में, इलेक्शनों में आपको सिर्फ पता चलेगा कि ये बंदा यहाँ से खड़ा था, आगे पीछे कभी आपने देखा इन रोडों पे किसी को गुजरते हुए? कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि अवामी बंदे नहीं है। अवामी बंदे हम हैं, अवामी बंदे शुजात साहब है, परवेज अलई साहब है, मोनस अलई साहब है, जो डोर टू डोर जाते हैं। आज भी उनके आगे से जो मोनस अलई साहब है वो डोर टू डोर जा रहे हैं कैंपेन करने, हर बंदे से शेक हैंड करते हैं। परवेज अलई साहब हर खुशी गमी जाते हैं, शुजात साहब जाते हैं। और ये अवामी बंदे हैं जिनको पता है कि गुर्बत और हर बंदे की पहुंच है कहां तक है, और हमने वहां से उनके साथ चलना है और उनको अपनी हर खुशी
خوشی غمی میں شامل بھی کرنا ہے اور وہ خود بھی شریک ہوتے ہیں. جی لیکن میڈم پھر بھی عوام کو بھی حکمرانوں کا ساتھ دینا چاہیے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی پہ ڈالے جائیں ملبہ, یہ نہیں ہوتا ہے. جی ایک تو بات ہے ہی نہیں, عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو چوز کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ چلیں جو وہ ان کے خوشی غمی کے ساتھ چلتے ہیں, جو ان کی ضرورتوں کو ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ آج کل غربت زیادہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آٹا روٹی, آٹا دال, گھی, چینی, دودھ, بچوں کے میڈیسن اس قدر آسمان کو چھو رہی ہے کہ آپ کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, پہلے ایمرجنسی کا نظام اتنا بہتر ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے, آپ کو کچھ نہ کچھ میڈیسن وہ خود ڈیلیور کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پیشنٹ لٹائیں اور آپ باہر جائیں, اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی تھی. اب سب سے پہلے وہ پرچی تھماتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے میڈیسن لے کے آئیں, پھر آپ کا پیشنٹ چیک کرے گا چاہے وہ وہاں ہی مر جائے. یہ نظام ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی حکومت. تو ڈریس اس پہ کر تو رہا ہے نا میڈم, ایکشن تو ہو رہے ہیں ابھی بھی. جی ہو رہے ہیں. یہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, جی جی, وہ ہاسپٹلوں کو چلا رہی ہیں. مجھے کہیں بھی میرے ساتھ ایک ٹیم کو میرے ساتھ بھیجے, میں ان کو ہاسپٹلوں میں لے کے جاتی ہوں. یہ چند پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جن میں ایس او پی چل رہی ہے, جن میں یہ کروڑوں روپے رات کو. لیکن کیسز تو میڈم, کیسز تو اس لیول کے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف کرونا ہے. یہی تو بات ہے. دنیا میں دیکھیں, لندن میں, امریکہ میں, میں کہتی ہوں کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جو اس ٹائم کریش میں نہیں ہے, جس میں ایس او پی لگی ہوئی ہے, جس میں کرونا کی وجہ سے پورے ملک بند ہے, جو صرف گھروں تک لوگ بند ہے. اور میرے کئی خاندانی ریلیٹیو بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں وہاں پہ, وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں صرف 5-10 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے اجازت ملتی ہے, ہم شاپ پہ چلے جائیں, ہم گروسری خرید لیں, ہم کسی دکان پہ جائیں, اور ہمارا ایس او پی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں ماسک اور سینیٹائزر اور ہماری باڈی پہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پورے چھان بین کر کے بھیجا جاتا ہے. یہ تو ہوئے نا قانون. ہمارے ملک میں تو قانون بنانے والے خود ہی بے اصول ہیں, خود ہی کسی کام کے نہیں ہے, تو وہ کیا اصول دوسروں کو سکھائیں گے. ان سے زیادہ تو ابھی شروع ہوا ہے جی, 25 تاریخ کو سکول کھل رہے ہیں. جی اسکول پہ بھی اب سکول کھل رہے ہیں بچوں کے. الحمدللہ, اللہ کرے کہ یہ کرونا وائرس ہمارے ملک سے ختم ہو جائے, کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہے, خدا کی بے آواز لاٹھی ہے, ہمارے اپنے ہی گناہ ہیں جو ہمارے آگے آ رہے ہیں. اگر ان مسلمانوں کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھی کرتا ہے اور اس کورونا وائرس سے ہماری سب کی جان چھڑائے, اور یہ بچوں کے معصوم بچے ہیں جو یہ اسکولوں میں جائیں, کیونکہ ان کا پچھلا سال بھی ڈسٹرب ہوا اور یہ سال بھی گزر رہا ہے. تو اللہ کرے یہ ایس او پی کے مطابق یہ اسکول بھی کھل جائیں, کیونکہ سب نظام دیکھیں نا, شاپنگ مال کھلے ہیں, شادی ہال کھلے ہیں, مارکیٹیں کھلی ہیں, بازار کھلے ہیں, بچے ہر جگہ پہ شانہ بشانہ ہے. تو سکولوں والوں کو کیا مسئلہ تھا جو ایس او پی کا دھیان نہیں رکھ رہے تھے. میرے خیال سے میں جن سکولوں کو جانتی ہوں وہاں پہ جتنا ایس او پی کا دھیان رکھا گیا ہے, جتنے میں نے وزٹ کیے اسکول, بہت زیادہ ایس او پی کا دھیان رکھا گیا ہے. اور آج تک وہ اسکولوں میں جو وہ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں اس میں ڈسٹینس بھی ہوتا ہے, ماسک بھی پہنے ہوتے ہیں, سینیٹائزر یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خدارا یہ آپ اقدامات کریں, سکولوں کو کھولیں, سکولوں میں پڑھائی بچوں کی شروع ہو. ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے, ان کے 2 سال برباد ہو گئے ہیں. ابھی بچوں کو کہتے ہیں آپ نے سکول جانا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسی بات مت کریں, ہم نے سکول نہیں جانا. ان کی جو شیطانی یہ چرخے چل رہے ہیں, یہ ٹک ٹاک, یہی سے بات میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی جی کہ یہ واٹس ایپ کی جو ہماری اپلیکیشن ہے یہ ہر ایک بچے کے پاس آج کل یوز ٹو ہے, نوجوان نسل اسی پہ رہتی ہے. تو اب اس کے اندر بھی نئی پالیسیز آنے لگی ہیں جس سے صارفین متاثر ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا ڈیٹا نہیں دینا چاہتے. تو عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی ایپ لے کے ہیں, جس طرح چائنا نے کچھ نہ کچھ پہلے سے ہی, جس طرح ٹک ٹاک بند ہوا تو چائنا کو کوئی اتنا نقصان کا ان کے لیے بنا نہیں, لیکن جب یہاں پہ واٹس ایپ فری بند ہوگا تو عوام کی لازمی بات ہے کہ تحفظات ہیں کچھ, تو کیا اس پہ عمران خان صاحب کو ایکشن لینا چاہیے؟ کیونکہ ٹک ٹاک پہ تو انہوں نے لے لیا تھا. ٹک ٹاک پہ جی لیا انہوں نے, یہ بہت اچھا روزگار تھا. میں تو سمجھتی ہوں کیسی بغیرتی کا روزگار تھا یہ, جس پہ دوبارہ ایکشن لے کے اس کو بحال کیا گیا. لوگوں کے روزگار اور نکالے, عزت والے جو باکردار طریقے سے روزی کمانے نکلے, بچے بھی بچیاں بھی, ان کو فیشن شو ماڈل بنا کے تو آپ روزگار دے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں نیا
टिक टॉक का फंक्शन आ गया है, हमें तो ये रोजगार जिंदगी में कभी देखा नहीं है। और जिनके कहने पे आपने ये ऐप दोबारा ओपन की है, मैं उनसे भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके बच्चे इसी तरह सारी उम्र जो पहले माएँ बच्चे पैदा करती थी, फिर उनको तरबियत करती थी, फिर उनको पढ़ाया जाता था कुरान पाक, और फिर उनकी स्कूलिंग होती थी, और फिर एकेडमी होती थी, और फिर जाके बच्चा किसी सतह पे जाके कोई अफसर बनता था। क्या ये टिकटॉक आपके आने वाले वक्त को अच्छा निजाम देगा? मैं तो इसको करप्ट निजाम कहती हूँ। मैम व्हाट्सएप का भी बताएं ना कि उसमें भी सारिफीन जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, जो भी एक्ट दिया जा रहा है। ये वो है जो हर बुराई के रास्ते आपके घरों में है जी, और खुदारा ऐसी बुराई के रास्तों को बंद करे और उसको पाबंदी से उसके ऊपर एक्शन ले और ऐसे कामों से गुरेज करें। मदीना रियासते में कहना और अमल करना, खुदारा इस पे गौर करें। जी, हम सबको बुराइयों से दूर रहना चाहिए और अच्छे कामों की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैडम आपका बहुत शुक्रिया, ज़ेबा नाज़ साहिबा, और बानो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का इत्मीनान करते हैं। अल्लाह ने के बाद।